हमारे मन में एक दृढ़ता होती है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक हमको वापस नहीं आना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने कार्य के विषय में सबको जानकारी देनी होती है कि ये कार्य हम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग मिले तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और एक हमारा भी जो लक्ष्य है वो हमारा पूर्ण होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम फील्ड वर्क करते हैं, गांव में जाकर उनको बताते हैं। इसके बाद में वो स्वयं से आती हैं। एकल अभियान में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम ही बोलेगा। मातृशक्ति वंदन, ये एक ऐसा वाक्य जो आजकल बहुत पॉपुलर इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के भागीदारी की बात की। हमारे समाज, परिवार या फिर हम जहां कार्य क्षेत्र हो उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की है। महिलाएं भी खुलकर आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है एकल अभियान, जहां महिलाओं की भागीदारी ने एक व्यापक स्तर पर बदलाव लाया है, समाज में बदलाव लाई हैं और ये अनवरत चल भी रहा है। ऐसे ही मातृशक्ति हमारे साथ आज मौजूद हैं जय कटियार जी, जो मूलतः बरेली की रहने वाली हैं, लेकिन काम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में कर रही हैं। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो हमारा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप एकल अभियान में कैसे आई और कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर्वप्रथम सभी को मेरा जय श्री राम। मैं जब 12th में पढ़ती थी, शुरू की बात है कि जब मैं 12th में पढ़ती थी तो वहाँ मेरे एक सर थे, तो वो ये काम किया करते थे एकल अभियान का। तो एक बार वो मेरे पास में आए तो उन्होंने ऐसा विचार रखा कि यहाँ आसपास के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें तुम्हें कार्य करना है। इसके बाद में महीने में एक वर्ग लगता है, उसमें तुम्हें जाना है। तो मैंने उनसे उस टाइम कहा कि सर अभी तो मैं 12th में खुद ही पढ़ती हूँ, थोड़ा और समय आने के बाद में मैं इसमें काम करूँगी। तो जैसे ही मैं BA सेकेंड ईयर में थी तो फिर सर ने मुझसे कहा कि जया कि अब चाहो तो ये काम कर सकते हो। और उस टाइम मेरे मन में भी कुछ इच्छाएं थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो उस समय ये मुझे मौका मिला कि मैं एकल अभियान में काम करूं। तो उस समय मैंने सन 2012 में मैंने आचार्य का काम किया और 12 वर्ष मुझे संगठन में हो गए कार्य करते करते। पहले आचार्य का काम मैंने किया, इसके बाद में संघ प्रमुख के दायित्व पे मैं कार्यरत रही। इसी प्रकार से मैं विभिन्न दायित्वों पे मैंने कार्य किया है और आज वर्तमान में मैं प्रभाग महिला संगठक ग्राम उत्थान के दायित्व पे मैं कार्यरत हूँ। और मेरे पास जो जिम्मेवारी रहती है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा ब्रजमंडल और उत्तराखंड, पूरा P5 का जो क्षेत्र है वो मेरे पास में अभी है। आप ग्रामोत्थान के लिए काम करें। एकल अभियान ने शिक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण के साथ साथ कई ऐसी योजनाएं भी चला रहा है जिससे गांव आगे बढ़े, ग्रामवासी आगे बढ़े। तो जिन कार्यक्रमों को एकल ने चलाया उनमें अभी सबसे प्रभावी कौन सा योजना है जो गांव में बहुत अच्छे से चल रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर उस योजना को? देखिए, अभी तो अगर हम एकल ग्राम उत्थान की बात करें तो इसमें एकल अभियान के अंतर्गत EGF यानी कि एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन कार्यरत है और देश के उत्थान के लिए कार्य करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसमें महिलाओं की बात करें या पुरुषों की, इसमें अगर हम जल की बात करें या हम ज़मीन की बात करें या हम किसान भाइयों के स्वरोजगार की बात करें या महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, तो ऐसे विभिन्न प्रोजेक्ट पे हमारा EGF यानी कि एकल ग्राम उत्थान कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने में भी प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार से अपना ग्राम उत्थान की बात करें तो इसमें IVD आता है, तो उसके अंतर्गत अपने 3 प्रोजेक्ट चलते हैं। नंबर 1 WEC, नंबर 2 CTL और नंबर 3 है EOW। तो WEC क्या कार्य कर रहा है कि जो अपना एक प्रशिक्षण केंद्र होता है उस पर एक मास्टर ट्रेनर रहता है, तो वो मास्टर ट्रेनर एक बहन होती है, तो वो बहन का जो कार्य होता है आसपास की सभी बहनों को सिलाई सिखाने का वो काम करती है। तो क्या ये जो आसपास की सभी बहनें हैं वो स्वयं आती हैं या संगठन को जोर लगाना पड़ता है या फिर कुछ प्रचारित प्रसारित करना पड़ता है कि बहनें आए हमसे जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बारे में हमें बताना होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने कार्य के विषय में सबको जानकारी देनी होती है कि ये कार्य हम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग मिले
तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और एक हमारा भी जो लक्ष्य है वो हमारा पूर्ण होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम फील्ड वर्क करते हैं, गांव में जा जाकर उनको बताते हैं। इसके बाद में वो स्वयं से आती हैं और सिलाई सीखने का काम करती हैं। इसी प्रकार से जो बहनें सिलाई सीखती हैं वो उनके छोटे छोटे उपकेंद्र भी होते हैं, जिनको हम छोटे छोटे सैटेलाइट भी बोलते हैं। जो बहनें सिलाई सीख कर जाती हैं उन्हीं के माध्यम से वो सैटेलाइट चलाए जाते हैं। तो जो बहनें सीख कर जाती हैं, क्या वो भी आगे एकल अभियान से जुड़ती हैं या फिर वो अपने काम धाम में लग जाती हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, अभी तो क्या है कि थोड़ा-सा अगर हम बात करें, वैसे तो हमारा एक ही विषय है, ग्राम उत्थान और एकल कोई अलग नहीं है, एक ही विषय है। लेकिन उन दोनों में अंतर क्या होता है कि हमारा जो एकल अभियान का कार्यकर्ता होता है, उसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, वो कर्मचारी नहीं बोलते हैं। और जो हमारे जो एकल ग्राम उत्थान का जो कार्यकर्ता बोलते हैं, हम अपनी भाषा में उसको कार्यकर्ता ही बोलेंगे। लेकिन अगर एकल ग्राम उत्थान की बात करें तो वो वहाँ कर्मचारी के रूप में वहाँ काम करता है। तो उसकी जो ड्यूटी होती है कि भाई 10 से आपको शाम 5 बजे तक करना है, तो वही ड्यूटी पे वो कार्य करता है। और हमारा जो कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं एकल में, तो वो प्रवासी कार्यकर्ता होता है। यानी कि एक दिन जब घर से निकलता है तो 6 दिन 7 दिन के बाद ही वो वापस घर जाता है। तो उसमें ग्राम उत्थान के कार्यकर्ता में और हमारे एकल के कार्यकर्ता में बहुत बड़ा अंतर है। आपने प्रवास की बात की, आपने इन 12 सालों में कितने राज्यों का प्रवास किया? अभी मैं अगर अपनी जानकारी दूं आपको कि कितना मेरा प्रवास हुआ है, तो सबसे पहले तो जब मैंने आचार्य का काम किया तो मैंने अपने गांव में ही लोगों को जागृत करने का काम किया। इसके बाद में मैंने संच प्रमुख का काम किया, कि जो कि एक संच में 30 गांव आते हैं। तो उस 30 गांव में भ्रमण करना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ की समितियों से मिलना, ये मेरा कार्य रहा है। उसके बाद में जैसी जैसी जिम्मेदारी बढ़ती गई, मेरा कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया और उसी हिसाब से मेरा प्रवास तय रहा। और आज तो आपको पता ही है कि प्रभाग महिला संगठक का मेरे पास दायित्व है। तो अभी तीनों एक चीज़ और, किसी भी संगठन में महिलाओं को जोड़ना एक आसान काम नहीं होता है। आप गांव में जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, ग्रामवासियों से मिलती थी, तो महिलाओं को जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? कैसे उनको समझाती थी, कैसे उन्हें जोड़ती थी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि मतलब कैसे, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैं ही कैसे मैनेज कर पा रही हूँ मुझे पता है। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम का जो कार्य करता है उससे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। जब हम गांव में जाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी मिलते हैं, जो कुछ अच्छा भी कहते हैं, बहुत बुरा भी कहने वाले होते हैं कि देखो मतलब ऐसे घूमना होता है, कोई काम धाम नहीं है, कई प्रकार के ऐसे सुनने को मिलते हैं। लेकिन हमारे मन में एक दृढ़ता होती है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक हमको वापस नहीं आना है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ में हम अपने क्षेत्र में निकलते हैं। और इसी प्रकार हम बहनों को भी बताते हैं कि आपको भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए। कि कभी भी ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बोला और हम शांत होकर घर में बैठ गए। अपने स्वाभिमान को देखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। आपने सामाजिक अवरोधों की बात की, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी चुनौती आई जो आपको लगा हो कि नहीं अब तो ये एकल अभियान छोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसी कोई चुनौती जो आपके जीवन में लगा हो कि ये बहुत टफ है, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ? देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, मुझे 12 वर्ष हो गए और कार्य करने में मुझे कभी भी समस्या नहीं आई। हाँ, समस्या आई भी तो मेरे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, मेरे जो समिति में अभिभावक थे, उनके माध्यम से वो समस्या का समाधान हुआ है। और मैं अपने परिवार की बात करूं तो अभी 3 वर्ष मेरी शादी को हुए हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा समस्या आ रही थी कि नए परिवार को अपने संगठन के साथ कैसे जोड़ना है। क्योंकि मैं तो काफ़ी समय से जुड़ी हूँ, लेकिन नए परिवार को जोड़ना एक कोई छोटी बात नहीं होती है। उस ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से मैंने अपने परिवार को कन्विंस किया है। और जितने भी कार्यक्रम होते थे मैं पूरे परिवार के साथ उनको बैठ के देखा करती थी। तो शायद परिवार को भी लगा कि हाँ, हमारी घर की बेटी अच्छा काम कर रही है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो तब से मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो एकल अभियान के साथ रहते हो आपको देखा हो कि ये समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया, कोई ऐसा किस्सा? ऐसा किस्सा देखिए, अभी क्या था, मुझे 12 वर्ष संगठन में कार्य
काम करते हुए हैं। अभी एक बार की बात है कि जब मैं संकुल प्रमुख के दायित्व पे थी, तो मेरा ऐसे ही प्रवास था क्षेत्र में। तो गाँव में तो भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनका कहना भी होता है कि देखो कैसे कार्य कर रही है, तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार से लोग बोलते हैं, अन्य-अन्य प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन उनको समझाना, उनको कैसे समझाना, कैसे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, ये हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम आगे उनको कैसे बता सकते हैं, जिससे कि वो हमारी बात को सुन के किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा ना करें। आपने बताया कि आपकी शादी के बाद फैमिली को बड़ा कन्विंस करना, तो आपने सब तो अलग है, लेकिन जो आपके जीवन साथी आपके पति, आपने उनको कैसे बताया कि मैं एकल के लिए काम करती हूँ, मुझे इस काम के लिए काम को जारी भी रखना है, तो आपने अपने पति को कैसे कन्विंस किया? देखिए क्या था कि मैं जब शादी हुई थी, तो स्टार्टिंग की जो बात है कि जब शादी हुई थी, तो उस टाइम कोरोना काल था, तो उस टाइम इतना आना जाना भी नहीं था। तो उस टाइम ज़्यादातर बैठ के हमारी ऑनलाइन हुआ करती थी। तो उसके बाद में धीरे-धीरे फिर आना जाना हुआ, और कई बार प्रश्न आया भी कि ऐसा है कि ये तो मतलब रात में रुकने का इसमें होता है, आप मत कीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप मत कीजिए, क्योंकि कई प्रकार ये समाज का काम है, आप कैसे जाएँगे, कैसे-कैसे लोग मिलेंगे, तो इसलिए ऐसा कीजिए कि आप अपने घर पे ही कोई काम कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे रात में रुकने वाला काम या रात्रि प्रवास का ऐसा कोई काम मत कीजिए। तो मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, आज का जो माहौल है, हम पूरे दृढ़ता के साथ क्षेत्र में हम निकल सकते हैं और किसी का भी सामना कर सकते हैं। और एक कन्विंस करने की अगर बात कहूँ, तो मैंने कहा कि जितने भी कार्यक्रम हमारे एकल के होते थे, जितने भी हमारे जो विद्यालय होते थे, जो गांव में कार्यक्रम होते थे, मैं स्वयं से ज़्यादा उनको दिखाती थी, जिससे कि वो बिना समझाए वो कन्विंस हो जाएं। और खैर समय वही था कि मैंने उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, और वो पूरा कार्यक्रम देखते हुए, कार्य को देखते हुए उन्हें लगा कि अच्छा कार्य है, संगठन का कार्य है और इसमें योगदान होना चाहिए, तो आज उनका पूरा सहयोग मेरे साथ में है। पति का सहयोग है, समाज का सहयोग है, इसीलिए आप आगे बढ़ रही। तो आप अगले 10 सालों में ब्रजमंडल के क्षेत्र में एकल अभियान को कहाँ देख रही हैं? जिन क्षेत्र में आप काम करते हैं, उन क्षेत्र में अगले 10 साल में एकल को कहाँ? देखिए मेरा जो मानना है कि जो जहाँ मैंने कार्य किया है, जिस गांव में मैंने कार्य किया है, अभी तक तो एकल एक ऐसा था कि हम सिर्फ घर में चलाते, कभी ऐसा होता है कि हम उसको कभी कहीं ना कहीं आस पड़ोस में ही कहीं ना कहीं विद्यालय खोलते हैं, लेकिन जब वही विद्यालय समाज के सामने आता है, जब गांव के बीचों बीच वो विद्यालय चलता है, तो सबको दिखता है। और कहते हैं ना कि जब तक कोई कुछ दिखेगा नहीं, तब तक उसकी रूपरेखा बदलेगी नहीं। तो इसलिए हमको कुछ बदलाव करने के लिए हमको कुछ सामने दिखाना पड़ेगा, और हमारा कार्य क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, उसको समाज के बीच में हमको रखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हम आने वाले समय में हम क्या मतलब इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, तो जो भी बच्चे हैं, जो एकल विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इसके साथ में बात करते थे, लेकिन अब एकल अभियान में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम ही बोलेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में। एकल अभियान जिन आयामों में काम कर रहा है, आपको क्या लगता है किस आयाम में सबसे ज़्यादा और काम करने की जरूरत है? देखिए एकल अभियान जो काम कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन EGF, यानी कि कई सारे प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत चलते हैं, तो उसी में अपना एक प्रोजेक्ट होता है कि WEC में क्या है कि बहनें सिलाई सीखती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रत्येक बहन को सिलाई आनी ही चाहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी परिस्थितियाँ हमारी विपरीत भी होती हैं, क्योंकि सारा पूरा समय एक सा नहीं होता है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास वो हुनर होना चाहिए कि हम आने वाले समय में जो हम समय को फेस कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बहन को सिलाई आनी ही चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, हमारी जो शिक्षा होती है, वो किसी कारणवश छूट जाती है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वो छूट जाती है, तो वहीं रुक जाती है। अगर हम सिलाई सीखे हुए होंगे, अगर हम सिलाई करते होंगे, अगर हम प्रति इनकम की बात करें तो 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह हमारी इनकम होगी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी छूटी हुई पढ़ाई है, तो हम उसको जारी भी रख सकते हैं।
तो कई प्रकार के ऐसे बदलाव हैं जो हमारे क्षेत्र में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। तो ये थी जया कटियार जी जो सामाजिक पारिवारिक बंधनों के साथ साथ उन्हें अपने परिवार वालों को कन्विंस करते हुए आज यहाँ तक पहुँची और एक आचार्य से इन्होंने अपने सामाजिक सेवा की शुरुआत की और आज मातृशक्ति के लिए काम कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे कई कर्मवीर हैं जिनकी कहानियाँ हम आपको दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे।